Hello everyone, this is Sahil Utekar. I am your physics teacher and today we are going to start a new topic of gravitation chapter, that is acceleration due to gravity. Guys, in this lecture we will cover basic concept of acceleration due to gravity, its variation with respect to shape of the earth and some numerical based on this concept. In the next lecture, we will cover variation in G with respect to height, depth and latitude. So let's start. सबसे पहले हम लोग इस ग्रेविटी वर्ड का मतलब देख लेते हैं कि ग्रेविटी होता क्या है. ग्रेविटी मीन्स, लेट मी राइट हियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any object. मतलब अर्थ हमारे ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करता है ना, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी. और जिस फोर्स के साथ हमें उसके सेंटर की तरफ खींच रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटी. अब हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है. जब भी हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स उस बॉडी में एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है. और अगर ये एक्सलरेशन ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटी की वजह से अगर क्रिएट हुआ है, देन दैट एक्सलरेशन इज नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अंडरस्टूड? सो लेट मी राइट हियर. Acceleration produced in the motion of a body acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is known as acceleration due to gravity. This is our radius of the earth. एक बॉडी कंसिडर करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे जिसका मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम. ठीक है, ये अर्थ है. हमने क्या किया, एक बॉडी कंसिडर की है जिसका मास है स्मॉल एम विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आर रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ द अर्थ और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ या फिर मास ऑफ एनी प्लैनेट. अब यहाँ पे देखो, अर्थ को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, स्पेरिकल इन शेप. अगर हम लोग अर्थ को स्पेरिकल इन शेप कंसिडर करते हैं तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ का जो भी मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और हम लोग उसको एज अ पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट मास है और ये बॉडी मास और ये एक दूसरा बॉडी. तो इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अर्थ इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगी. उस फोर्स के साथ ये अर्थ इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इज इक्वल्स टू G M अपॉन
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अब ये बॉडी, इसका सेंटर यहाँ पे, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ, सो आर स्क्वायर। ठीक है, सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब इसी फोर्स को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए, तो हम लोग लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू मास, उस बॉडी का, जिस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी का मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ दैट बॉडी। बट ये जो एक्सलरेशन है वो किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। तो जो भी एक्सलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है ना, उस एक्सलरेशन को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इज इक्वल्स टू m, तो एज इट इज mg। ठीक है, F इज इक्वल्स टू mg। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करना। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है FF, तो वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशन। सो हम लोग इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2 mg is equal to gmm by r square। अब ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, देयरफॉर g is equals to gm by r square। This is our final formula, g is equals to gm by r square। अब ये एक्सलरेशन है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द प्लैनेट। हम लोग ने यहाँ पे अर्थ कंसिडर किया है, सो वी विल राइट मास ऑफ द अर्थ, एंड r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इसी फॉर्मूला को ना हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे, m, यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जस्ट मैंने बोला मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ एनी प्लैनेट। अब मैं इस मास को ना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सिंस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और सिंस हमने अर्थ को एज अ स्पेरिकल शेप कंसिडर किया है, सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो m तो एज इट इज रहा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, m की वैल्यू आई 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब इस m की वैल्यू को ना हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो जो फाइनल g का फॉर्मूला होगा वो क्या मिलेगा, g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर 0। यह हमें सेकेंड फॉर्मूला मिला, g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर 0। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर रो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, रो रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द अर्थ। Now we will draw some important conclusion from these two formulas. So observe here. देखो, जो फर्स्ट फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, उसमें g रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आप कहीं पे भी चले जाओ वो कांस्टेंट रहेगा। m रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द प्लैनेट एंड r रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मतलब जिस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी जिस प्लैनेट के ऊपर रखी गई है उस प्लैनेट का मास और रेडियस हमें यहाँ पे पुट करना है। दूसरा फॉर्मूला देखना, g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर 0।
अब यहाँ पे भी आर और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। इसी का मतलब जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो वैल्यू ऑफ जी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑन विच इट इज केप्ड। सो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन है, वैल्यू ऑफ जी, फर्स्ट कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ जी depends on mass, radius and density of the planet on which it is kept। मतलब अगर मान लो आप अर्थ के ऊपर हो, तो अर्थ के ऊपर आपके बॉडी के अंदर जो भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ना, उसकी वैल्यू अलग होगी जब आप किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओगे। मून के ऊपर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी, किसी दूसरी प्लैनेट के ऊपर अलग होगी। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था। अब दूसरा कंक्लूजन ये है, इन दोनों फॉर्मूला में कहीं पे भी जिस बॉडी में एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस बॉडी से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है। उस बॉडी का ना ही मास है, ना ही रेडियस है, या फिर कोई भी डेंसिटी वाला टर्म नहीं है जिस बॉडी के अंदर एक्चुअली एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, shape and density of the body which is placed on the planet। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बिकॉज जिस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस बॉडी से रिलेटेड किसी भी टर्म के ऊपर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती। मतलब आपके हाथ में मान लो एक लाइट बॉडी है और एक हाथ में है हैवी बॉडी, तो दोनों बॉडी के अंदर अगर आप दोनों बॉडी को सेम हाइट से अगर ड्रॉप करते हो, तो दोनों बॉडीज के अंदर सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी का मतलब दोनों बॉडी सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नॉर्मली हमें क्या लगता है, जो भी हैवी बॉडी होगी वो सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगी एज कंपेयर टू लाइट बॉडी। सो फर्स्ट लेट मी राइट हियर, दैट इज a given planet, or you can say a reference body, produces same acceleration in a light as well as heavy body। अब आप पूछोगे सर, रियलिटी में अगर मैंने एक हाथ में हेवी और एक लाइट बॉडी कंसिडर किया और दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो ऑब्वियसली हेवी बॉडी पहले ग्राउंड को टच करेगी। बट इसके पीछे रीज़न है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। रियलिटी में हम लोग एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं। मान लो आप एक रूम में हो और उस रूम से पूरा जो एयर है वो निकाल लेना, सक्शन कर लेना, मतलब वहाँ पे वैक्यूम चेम्बर क्रिएट होगा। और अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप वैक्यूम रूम या फिर वैक्यूम चेम्बर में परफॉर्म करते हो ना, तो चाहे वो बॉडी हैवी हो या लाइट हो, दोनों बॉडीज़ को अगर आप सेम हाइट से गिराओगे तो दोनों बॉडीज़ के अंदर सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा और दोनों बॉडी सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंक्लूजन के लिए फॉर्मूला 1 को ऑब्जर्व करना। फॉर्मूला 1 से हमें क्या पता चलता है
जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो जिस किसी प्लैनेट के लिए m/r² इस रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m/r², greater the value of m/r², greater will be the value of greater will be the value of acceleration due to gravity for that planet। अब इसका यूज़ कैसे करना है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बॉडी है और उस क्वेश्चन में आपको 4 या फिर 3 अलग अलग प्लैनेट्स देंगे और हर एक प्लैनेट के लिए आपको उस प्लैनेट का मास और रेडियस क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछा जाता है इनमें से कौन से प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी या फिर मैक्सिमम होगी। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आपको हर एक प्लैनेट के लिए m/r² की वैल्यू, ये जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और जिस किसी प्लैनेट के लिए ये जो रेशियो है m/r² वो मैक्सिमम होगा, उस प्लैनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। सो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, our next point is acceleration due to gravity is a vector quantity and it is always directed towards the center of the planet. So first let me write here, G is a vector quantity and it is always directed towards the center of the earth, or you can say planet। अब इसका वेक्टर क्वांटिटी है वो तो हमें पता है सिंस इट इज़ एन एक्सेलरेशन, बट जो इसका डायरेक्शन है उसको समझ लेते हैं। मान लो ये अर्थ है और आप सरफेस पे हो, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, मास है। अब इसके ऊपर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? टूवर्ड्स द, यह है सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो आप यहाँ पे होगे तो ऐसे, यहाँ पे होगे तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वैल्यू its average value is taken as 9.8 meters per second square on the surface of the earth at mean sea level। अब ये ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ और जो मीन सेवल लिखा गया है उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब है, बिकॉज वेरिएशन इन जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ये जो टॉपिक है वो इस लेक्चर में हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। जब हम लोग कवर करेंगे तब आपको इसका एग्जैक्टली मतलब पता चलेगा,
बिकॉज ये जो जी है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट डेप्थ सब चेंज होता रहता है, लैटिट्यूड भी चेंज होगा। सो इन जनरल सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते टाइम जी की वैल्यू 9.8 या फिर एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने अर्थ को स्पेरिकल इन शेप अज्यूम किया था, बट इन रियलिटी अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप। तो ये मैंने अर्थ ड्रॉ किया है एलिप्टिकल इन शेप। दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज इक्वेटर एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज पोल। This is RE. RE represents equatorial radius and RP represents polar radius. GP is acceleration due to gravity at pole and GE represents acceleration due to gravity at equator. कंसिडर करना एक बॉडी है जिसका मास है m, वो हमने सबसे पहले इक्वेटर पे रखी है। सो उस बॉडी के लिए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? एट इक्वेटर GE एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? G का बेसिक फॉर्मूला क्या था? gm/r²। सो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट gm/r²। बट अभी हमें कौन सा r लिखना पड़ेगा? इक्वेटोरियल रेडियस re²। सिमिलरली जब हम लोग उसी बॉडी को अगर पोल पे रख देते हैं तो तब भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी एट पोल GP एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू GM बाय पोलर रेडियस RP²। ठीक है, एक को इक्वेशन 1 बोलते हैं और दूसरे को इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो देयरफॉर G बाय GP इज इक्वल टू, जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली GM और जो न्यूमरेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो RP² बाय RE²। ठीक है, अब RE और RP को ऑब्जर्व करना। अगर अर्थ स्पेरिकल इन शेप होता ना तो रेडियस हर जगह सेम होता, बट सिंस अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप, इक्वेटोरियल रेडियस है ना वो पोलर रेडियस से बड़ा होता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वेटोरियल रेडियस इज 21 किलोमीटर लॉन्गर एज कंपेयर टू पोलर रेडियस। सिंस RE is greater than RP. Therefore, GP acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। पोल के ऊपर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसी के लिए हेंस वेट ऑफ अ बॉडी increases as it is taken from equator to the pole. आप मान लो अर्थ इक्वेटर पे है, तभी आपके बॉडी का वेट है 100 न्यूटन। जब भी आप इक्वेटर से पोल साइड कंट्री चले जाओगे ना तो आपके बॉडी का वेट चेंज हो जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, बहुत स्लाइटली चेंज होता है। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। टू बॉडीज हैव सेम एवरेज डेंसिटीज। एवरेज डेंसिटी क्या बोली है? सेम। एंड देयर रेडियाई आर R1 and R2. If acceleration due to gravity on these planets be G1 and G2 respectively, then, और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब उन्होंने सेम एवरेज डेंसिटी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया है। सो हमारे पास ये जो 3 फॉर्मूला है उनमें से हम लोग सेकेंड फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे।
g इज इक्वल टू 4/3 पाई आर 0। अब उन्होंने ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि रेशियो कंसिडर करना है। सो g1/g2 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r1 0 and 4/3 पाई r2 0। रो 1 एंड रो 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज एवरेज डेंसिटी सेम स्पेसिफाई किया है। 4/3 पाई 0 कैंसिल, सो बचा क्या g1/g2 is equals to r1/r2। so this is our result, g1/g2 is equal to r1/r2। so option A. Next numerical. In the next numerical they have given a spherical planet has mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet. Falling freely words यूज किए उन्होंने। फॉलिंग फ्रीली या फिर फ्री फॉल का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन, यानी उस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। सो लेट मी राइट हियर, फ्री फॉल means motion under gravity alone। उस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट हो रहा है या फिर काम कर रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्मूला g इज इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला डेटा। सो g इज इक्वल्स टू g यूनिवर्सल m मास ऑफ द प्लैनेट। m क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ द प्लैनेट, ना कि जिस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो हमें यहाँ पे mp लिखना पड़ेगा, मास ऑफ द प्लैनेट, ना कि ये स्मॉल m। सो मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन r क्या था, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो रेडियस उन्होंने डायमीटर दिया है dp, हम लोग क्या लिखेंगे dp डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, g इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 4g mp अपॉन dp स्क्वायर। सो ये रहा हमारा आंसर, g इज इक्वल्स टू 4g mp अपॉन dp स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. Next, in this question they have given an iron ball and a wooden ball of the same radius are released from height h in vacuum. ये part important है, are released from height h in vacuum. The time taken by both of them to reach the ground is. अब ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। क्या था वो कॉन्सेप्ट, अ गिवन प्लैनेट प्रोड्यूसेस सेम एक्सलरेशन इन अ लाइट एज वेल एज इन अ हेवी बॉडी। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है दोनों बॉडीज को सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, और कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, वैक्यूम में। मतलब दोनों बॉडीज के अंदर सेम एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि दोनों बॉडीज सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है अ बॉडी वेज 700 ग्राम weight on the surface of the earth, and how much will it weigh on the surface of the planet whose mass is 1/7 and radius is half that of the earth। एक बॉडी थी, उसको पहले अर्थ पे रखा था, फिर उसी बॉडी को किसी दूसरे प्लैनेट पे लेके जा रहे, और
उस प्लैनेट के ऊपर इस बॉडी का वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। सो सिंस W इज इक्वल्स टू mg, मास दोनों प्लैनेट के ऊपर बॉडी का सेम रहेगा, तो हम लोग पहले एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट कितना होगा वो निकालेंगे और फिर उस वैल्यू को m से मतलब मास से मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। g का जो फॉर्मूला है वो कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, g इज इक्वल्स टू gm/r²। सो सोल्यूशन g is equals to gm/r²। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर अर्थ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। उसी बॉडी को जब हमने किसी दूसरे प्लैनेट पे रखा तो तभी gp इज इक्वल्स टू gmp मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन rp² रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, देयरफॉर g बाय gp इज इक्वल्स टू gg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या me बाय mp इनटू इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो e की जगह सामने p आ जाएगा rp² अपॉन re²। ठीक है, अब me बाय mp क्या बोला है, हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हुज मास इज 1/7, मतलब मास ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ अपॉन 7 ये। सो me बाय mp क्या आ जाएगा 7, देयरफॉर me बाय mp क्या आ जाएगा 7 इनटू एंड रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, सो rp इज re बाय 2, ये उन्होंने बोला है। सो rp बाय re क्या हो जाएगा 1/2, सो क्या हो जाएगा ये 7/4, देयरफॉर g बाय gp इज इक्वल्स टू 7/4। अब हमें क्या निकालना है, वेट, देयरफॉर gp इज इक्वल्स टू 4/7 इंटू g, देयरफॉर वेट एट दैट प्लैनेट wp इज इक्वल्स टू 4/7 इंटू वेट ऑन द अर्थ 700 ग्राम वेट, so wp is equals to 400 gram weight। So the correct answer is 400 gram weight। Next, अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है a man can jump to a height of 1.5 meter on planet A। सो डेटा लिख लेते हैं, सोल्यूशन प्लैनेट ए के ऊपर उसकी हाइट कितनी जाती है 1.5 मीटर, ही कैन जम्प टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन प्लैनेट ए। व्हाट इज द हाइट ही मे बी एबल टू जम्प ऑन अनदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर वो जो पर्सन है वो कितने हाइट तक जंप कर सकता है, whose density and radius are respectively 1/4 and 1/3 that of planet A। अब ये जो डेटा है वो उस प्लैनेट के लिए उन्होंने बोला है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट B बोल लेते हैं, B इज इक्वल्स टू 1/4 यानी 1/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ A, देयरफॉर रो B अपॉन रो A 1/4 and radius is 1/3 of that of planet A, therefore RB 1/3, so RA by 3, therefore RB by RA is equals to 1/3। क्या पूछा था,
उस प्लैनेट के ऊपर ये पर्सन कितने हाइट तक जंप लगा सकता है। सो HB बोल देते हैं, प्लैनेट बी। नाउ अब हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2J से हमें पता है h हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। सो हाइट ऑन प्लैनेट ए क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 acceleration due to gravity on that planet and HB is equals to u square upon acceleration due to gravity on planet B। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, therefore HA by HB is equal to, अब u स्क्वायर बाई 2 एंड u स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, GB बाय GA। HA हाइट ऑन प्लैनेट A 1.5 मीटर अपॉन HB इज इक्वल्स टू GB बाय GA। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें GB बाई GA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो G का, सिंस उन्होंने डेंसिटी स्पेसिफाई की है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, G इज इक्वल्स टू 4/3 πr0। सो G, सिंस G इज इक्वल्स टू 4/3 πr0, देयरफॉर GB बाई GA इज इक्वल्स टू, अब ये 4/3 पाई r वो सब कैंसिल हो जाएगा, r नहीं कैंसिल होगा, g कैंसिल होगा और बचेगा क्या, RB बाय RA इंटू रो बी बाय रो ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर GB बाय GA इज इक्वल टू RB बाय RA, RB by RA 1/3 इंटू रो बी बाय रो ए 1/4। सो यहाँ पे लिख देते हैं 1/4। सो कितना हो जाएगा, देयरफॉर GB बाय GA इज इक्वल्स टू 1/12। अब इस GB बाय GA की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। Put in equation 1, put in equation 1 क्या मिलेगा, 1.5 अपॉन HB इज इक्वल्स टू, अब GB बाई GA की वैल्यू क्या है यहाँ से, 1/12, क्या होगी 1/12। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके HB इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1.5 को 3/2 लिख देंगे। सो 2 6 जा 6 3 जा 18 मीटर आ जाएगा। सो HB इज इक्वल टू 18 मीटर। सो उस प्लैनेट के ऊपर वो पर्सन कितने हाइट तक जंप कर सकता है, 18 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18 मीटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, in this numerical they have given the mass and diameter of a planet are twice that of the earth। so हम लोग लिख लेते हैं डेटा, solution, mass and diameter, both mass of that planet is to 2 times mass of the earth, therefore MP by ME is equals to 2. Also diameter DP is equals to twice diameter on the of the earth. So DP by D is equals to 2. The period of oscillation of a pendulum on this planet will be if it is a seconds pendulum on earth।
एक पेंडुलम है, एक्चुअली वो अर्थ के ऊपर क्या है, सेकेंड पेंडुलम, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड ऑन अर्थ क्या लिखेंगे 2 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है हमें, टाइम पीरियड ऑन दैट प्लैनेट। कैलकुलेशंस। अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। जी के अलावा सारे के सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। सो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। देयरफॉर TP time period on that planet upon T on the earth is equals to under root of inversely proportional है, so G by GP। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड TP अर्थ के ऊपर है, सिंस इट इज़ अ सेकेंड पेंडुलम, सो ये होगा अंडर रूट ऑफ G बाय GP। अब इस इक्वेशन में हमें G बाय GP अगर रेशियो मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। सो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1। अब G बाय GP का रेशियो निकाल लेते हैं। सिंस उन्होंने मास एंड डायमीटर का रिलेशन दिया है, हम लोग ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, G इज इक्वल्स टू GM बाय R स्क्वायर। सिंस G इज इक्वल्स टू GM by R square, therefore G by GP is equals to, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ME by MP, मास ऑफ द अर्थ अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट into, अब G is inversely proportional to R square, so RP square upon RE square। Therefore G by GP is equal to ME by MP, ME by MP, so 1/2 आएगा, इंटू RP बाय RE द होल स्क्वायर निकालना है, बट हमें हमारे पास डायमीटर का रिलेशन, डायमीटर का रेशियो है, जो रिलेशन डायमीटर में होगा वही सेम रिलेशन रेडियस में होगा। सो DP बाई D क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर, देयरफॉर G बाई GP इज इक्वल्स टू 4/2 यानी 2 हो जाएगा। 2, equation 2, put this value in equation 1, put in equation 1, क्या मिलेगा, therefore TP is equals to अंडर रूट ऑफ G by GP की वैल्यू क्या है 2, so अंडर रूट ऑफ 2, therefore TP is equals to 2√2 seconds। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंटेज से 1%। मास रिमेनिंग द सेम, मास क्या है, सेम है, मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी, अगर अर्थ का जो रेडियस है, अगर हम लोग वो उस रेडियस को 1% से श्रिंक करते हैं यानी डिक्रीज कर देते हैं, तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंटेज से आइदर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी, ये क्वेश्चन है।
अब g का बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, g इज इक्वल्स टू gm/r²। सो सॉल्यूशन g इज इक्वल्स टू gm/r²। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। m है मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द अर्थ, वो भी क्या है, कांस्टेंट। सो g किसके ऊपर डिपेंड करेगा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सिंस g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रिस्पेक्ट टू r, अब जितना r की वैल्यू कम होगी उतना ही g क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो जितना r कम होगा उतना ही g क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, रेडियस 1% से डिक्रीज हो रहा है तो g क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों ही कट हो चुके हैं। सो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। सो परसेंटेज इंक्रीज इन g इज इक्वल टू जितना r डिक्रीज होगा उतना ही g इंक्रीज होगा। सो परसेंटेज डिक्रीज इन r, बट ये कैसा है, r² है। सो आपने एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ा है, पावर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन g कितना होगा, 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन r कितना दिया, 1%। 2 इंटू 1 2%। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड? In this lecture, we have seen basic concept of acceleration due to gravity, its variation due to shape of the earth, and developed some mathematical formulae for g. In the next lecture, we will see variation in g with respect to other 3 parameters. Thank you.